नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमएसपी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आज जो पेपर हुआ है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का उसको सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, आपके ये स्क्रीन पर जो क्वेश्चन पेपर दिख रहा है ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर है। इसमें आपके ये पहला क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन आपके आया था कि जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपको इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में सत्य नहीं है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में जेंटलमैन एग्रीमेंट की बात कर रहा है। अब इसको समझते हैं कि ये जेंटलमैन एग्रीमेंट जो था वो कहां हुआ था। ये जेंटलमैन एग्रीमेंट दोस्तों जयपुर में हुआ था, जयपुर रियासत में हुआ था। अब इस जयपुर रियासत में यह एग्रीमेंट आपके 1942 में हुआ था। तो इससे रिलेटेड ये जो पहला कथन है यह दे रखा है, यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ था। तो यह कथन एकदम सत्य है। अब यह जो एग्रीमेंट है वो जयपुर रियासत में हुआ था। तो इसमें जो दूसरा कथन दे रखा है कि इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है, यह कथन एकदम गलत है दोस्तों। इसका संबंध है जयपुर रियासत से। उसके बाद अगला कथन क्या दे रखा है कि इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। तो दोस्तों, यह जो एग्रीमेंट था यह जयपुर रियासत में हुआ था और यह जयपुर रियासत में जो राजस्थान के जो मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल, इन दोनों के मध्य हुआ था। यह हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल था, उनके मध्य हुआ था। तो ये दोनों को आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये भारत के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री और साथ में जो मिर्जा इस्माइल थे उनके मध्य यह समझौता हुआ था 1942 में। अब इस समझौते में जो महत्वपूर्ण दो बातें कही गई थी वो ये थी कि एक तो जो सरकार है वो अंग्रेजों की मदद करनी बंद कर देगी, अर्थात जो रियासती सरकार है वो अंग्रेजों की मदद करनी बंद कर देगी तथा उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगी। उत्तरदायी शासन का अर्थ है कि जिसमें जनता की आवाज को सुना जाए, तो उस सरकार को स्थापना के लिए मदद करेगी। तो ये तीनों कथनों में से जो पहला कथन है वो राइट था और तीसरा कथन है वो राइट था। तो इसलिए दोस्तों, इसमें जो आपके जो सत्य नहीं है वह कथन है दूसरा, यानी कि केवल दूसरा जो कथन है वो आपका गलत कथन है। तो केवल 2 इसका आंसर है, क्योंकि हमें सत्य नहीं वाला पूछा है और सत्य नहीं वाला कौन सा है, केवल दूसरा। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके दे रखा है कि प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान है, यानी जिस स्थान का पुराना नाम आश्रम पट्टन है उसकी अब नई जो राजस्थान है उसमें उसको किस नाम से जाना जाता है, यह इस प्रश्न में पूछ रहा है कि प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान क्या है। तो दोस्तों, जो प्राचीन आश्रम पट्टन है उसको वर्तमान में केशवरायपाटन के नाम से जाना जाता है और यह केशवरायपाटन आपके बूंदी में है। केशवरायपाटन कहाँ है? बूंदी में। तो केशवरायपाटन इसका आधुनिक पहचान है। इसको पहले नाम आश्रम पट्टन से भी जाना जाता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन तीसरा, 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन। अब सिसोदिया उदयपुर का राजवंश है और राठौड़ है जोधपुर का। तो 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था, यानी कि 17वीं शताब्दी में कौन जो था वो सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था। तो दोस्तों, आपके जो महाराणा राज सिंह थे, महाराणा राज सिंह प्रथम, इनका जो कार्यकाल था वो 1652 से 1680 के बीच था और इसी काल में जो सिसोदिया और राठौड़ राजवंश है उनका आपस में गठबंधन हुआ था और इस गठबंधन के कारण अपनी जो राजपूती कला है, राजपूती संस्कृति है, उसका और विकास हुआ था। तो अपने जो महाराणा राज सिंह प्रथम है उसके काल में सिसोदिया राठौड़ गठबंधन का
कार्य हुआ था और उस टाइम शासक थे महाराणा राज सिंह प्रथम। और इन्हीं के द्वारा जयपुर यहाँ चित्तौड़ में काफी सारी जो झीलों हैं उनका निर्माण किया गया है। जैसे राजसमंद झील है, उसका भी निर्माण महाराणा राज सिंह प्रथम ने करवाया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम चुनिए। तो अब इसमें हमें सही कालक्रम चुनना है। 3 युद्ध दे रखे हैं, इनका सही कालक्रम चुनना है कि कौन सा युद्ध पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ और कौन सा उसके बाद में हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले दे रखा है इसमें हल्दी घाटी का युद्ध। तो दोस्तों हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो आप सभी को पता है कि 1576 में हुआ था। उसके बाद बात करते हैं खानवा के युद्ध की। तो देखो खानवा का युद्ध आपके हुआ था 1527 में। तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। और बात करते हैं तराइन के दोनों युद्धों की। तो तराइन का प्रथम युद्ध तो हुआ था 1191 में और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। तो सबसे पहला इसमें जो युद्ध हुआ था वो तराइन का हुआ था, अर्थात 3 नंबर ऑप्शन सबसे पहले आएगा। उसके बाद खानवा का युद्ध 1527 में आएगा, तो ये 2 नंबर पर आएगा। और फिर लास्ट में हुआ था हल्दी घाटी का, यानी कि 3, 2, 1 यह क्रम आएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो सी आपका राइट आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 5वां क्वेश्चन आपके सामने। इस 5वें क्वेश्चन में दे रखा है कि सर्वोत्तम विलास या गज विलास और जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है। तो 3 विलास हैं, सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवाहर विलास। ये तीनों जो विलास हैं, ये तीनों विलास आपके जैसलमेर में स्थित है। और इनमें से जैसलमेर में जो किला है वो किला है सोनारगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवाहर विलास तीनों जो विलास हैं वो किस दुर्ग में है, सोनारगढ़ दुर्ग में। इसके बाद बात करते हैं हवेली चित्रकला की। तो देखो हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है, यह आपका 6ठा क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है। तो दोस्तों हवेली चित्रकला पूछे चाहे हवेली संगीत पूछे, ये दोनों ही आपके 19वीं शताब्दी की देन है। दोनों का ही उद्गम 19वीं शताब्दी में हुआ है। तो हवेली चित्रकला और हवेली संगीत दोनों का ही उद्गम 19वीं शताब्दी में हुआ है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा है राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण है। राजस्थान की एक लोक कला है दोस्तों बेवाण, उसके बारे में पूछा है कि वह क्या है। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है खादी के कपड़े पर लोक देवता के जीवन को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना। तो दोस्तों हमने लोक देवताओं की जो जीवन है अगर हम उसको किसी कपड़े पर प्रस्तुत करते हैं तो उसे फड़ बोलते हैं और फड़ चित्रण बोलते हैं। तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पहला ऑप्शन किसको इंगित कर रहा है, फड़ चित्रण को। तो पहला ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। हमें बेवाण के बारे में पूछा है। तो अब अगले ऑप्शन की ओर देखते हैं। तो अगले ऑप्शन में है लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है। तो लकड़ी की मूर्ति को हम अगर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाते हैं तो ये वाला भी इसमें नहीं है। फिर अगले में देखते हैं लकड़ी से निर्मित तलवारनुमा आकृति जिसका उपयोग रामलीला नाटक में किया जाता है। तो देखो ये भी इसमें नहीं है। तो इसमें बेवाण किसे कहते हैं, कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिरनुमा आकृति की कपाटों युक्त लकड़ी से, कपाट से युक्त लकड़ी से मंदिरनुमा जो आकृति बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, बेवाण कहते हैं। तो ये आंसर आपका राइट होगा। कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिरनुमा आकृति क्या कहलाती है, बेवाण कहलाती है। अब इसके बाद अगला प्रश्न आपके कला संस्कृति से रिलेटेड 8वां प्रश्न है कि दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है। तो दोस्तों जो दामना आभूषण है वो स्त्रियों के अंगुली में पहना जाता है। तो दामना आभूषण किस में पहना जाता है, अंगुली में। तो दामना आभूषण स्त्रियों के शरीर के किस भाग में पहना जाता है, अंगुली में। उसके बाद अगला 9वां प्रश्न, स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्धस्त कलाकार थे। तो दोस्तों हमने पढ़ा है बीकानेर की एक ऐसी कला के बारे में जो विश्वविख्यात है। उस कला का नाम है दोस्तों उस्ता कला। और उस्ता कला के जो कलाकार है वो ऊंट पर अपने जो हुनर है उसको दर्शाते हैं।
तो दोस्तों उन्हीं हुनर में दर्शाने वाले में से एक है स्वर्गीय हिसामुद्दीन। स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता कला के सिद्धस्त कलाकार है, तो इसका आंसर आ जाएगा उस्ता कला। और ये कला कहां से प्रसिद्ध हुई? ये कला प्रसिद्ध हुई है बीकानेर से। तो बीकानेर से प्रसिद्ध हस्तशिल्प के जो सिद्धस्त कलाकार हैं वो कौन है? हिसामुद्दीन। अब इसके बाद अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है, विवाह के दूसरे दिन पर, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रीति भोज को किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रीति भोज को क्या कहते हैं? तो दोस्तों विवाह के दूसरे दिन जब वर पक्ष द्वारा अगले दिन प्रीति भोज या स्वागत समारोह जो रखा जाता है उसे हम देसी भाषा में बड़ार कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा बड़ार। अब इसके बाद अगला 11वां प्रश्न, मारवाड़ का भुला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये भी आपके इंपॉर्टेंट है कि मारवाड़ का भुला बिसरा नायक किसे कहते हैं। दोस्तों ये आपके हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके हर एग्जाम में इससे रिलेटेड या प्रताप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मारवाड़ का जो भुला बिसरा नायक है वो है दोस्तों रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन, रावचंद्र सेन जो था वो मारवाड़ का भुला बिसरा नायक कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसका जो जीवन है वो छुपते छिपाते इसी टाइप से व्यतीत हुआ है, और इस कारण यह अपने जो राज्य में है वो बहुत कम शासन कर पाया या बहुत कम रह पाया, इसलिए दोस्तों इसको मारवाड़ का भुला बिसरा नायक कहते हैं। और इस रावचंद्र सेन का जो कार्यकाल था वो 1547 से 1574 के बीच था। अब रावचंद्र सेन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद बात करते हैं महाराणा अजीत सिंह की, महाराजा अजीत सिंह की। तो महाराजा अजीत सिंह के बारे में एक जो निकनेम है वो ये निकनेम ये है कि इन महाराजा अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कान का कच्चा महाराजा कौन सा था? तो महाराजा अजीत सिंह को हम कान का कच्चा महाराजा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया है? तो हमें इस प्रश्न में यह पूछा है कि एक जो वैज्ञानिक है उसकी पुस्तक है राजपूत पेंटिंग्स। राजपूत पेंटिंग्स में उसने जो राजस्थान की चित्र शैलियों का विभाजन किया है, वैज्ञानिक विभाजन, तो ये राजपूत पेंटिंग्स किस वैज्ञानिक की है? तो दोस्तों ये राजपूत पेंटिंग्स आपके आनंद कुमार स्वामी द्वारा लिखित पुस्तक है। तो दोस्तों आनंद कुमार स्वामी है, उनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अब इसमें कुछ और भी चीजें दी है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यहां दिया गया है एरिक डिक्सन। तो जो मोनालिसा है वो किसकी कृति है? एरिक डिक्सन की है। मोनालिसा तो भारत की जो मोनालिसा है वो किसे की कृति है? एरिक डिक्सन की। अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये 13वां प्रश्न आपको दे रखा है, सुमेलित कीजिए। यहां विभिन्न संस्थाएं दी है, यहां संस्थापक दिए हैं। तो ये आपके जो आगे जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उनसे रिलेटेड राजस्थान की जो संस्थाएं थी जो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले रही थी या राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान दे रही थी स्वतंत्रता के लिए, उनसे रिलेटेड संस्थाएं दी गई है। साथ में आपको उनके संस्थापक दिए गए, इनका मिलान करना है। तो आपको सबसे पहला तो दिया गया है राजस्थान सेवा संघ। तो दोस्तों ये राजस्थान सेवा संघ 1919 में ये स्थापित हुआ था और इसके संस्थापक थे विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर, यानी कि ए में आपका ऑप्शन आएगा 1। अब बात करते हैं देश हितैषणी सभा की। तो दोस्तों ये देश हितैषणी सभा आपके महाराजा सज्जन सिंह द्वारा स्थापित की गई थी, यानी कि बी में आएगा 4। अब बात करते हैं वीर भारत सभा की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीर भारत सभा केसरी सिंह बारट द्वारा, केसरी सिंह बारट वही हैं जो प्रताप सिंह बारट के पिता हैं। तो प्रताप सिंह बारट के पिता द्वारा
वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी 1910 में। तो 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी केसरी सिंह बारड द्वारा, यानी कि सी में आएगा 2। अब बात करते हैं सर्वहितैषणी सभा की। तो सर्वहितैषणी सभा आपके स्वामी गोपाल दास द्वारा स्थापित संस्था थी। तो स्वामी गोपाल दास ने सर्वहितैषणी सभा की स्थापना की थी। तो इस टाइप से आपके ऑप्शन आ जाएंगे, ए में 1, बी में 4, सी में 2, डी में 3, यानी कि पहला आंसर। तो इसमें पहला आंसर राइट होगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुस्तक दे रखी है और उसके आगे लेखक दे रखे हैं असंगत है? इसका अर्थ है दोस्तों गलत कथन छांटना है। हम कई बार क्या होते हैं, प्रश्न को आधा पढ़ते हैं और आधे पढ़ने के कारण हम प्रश्न सही आते हुए भी गलत कर आते हैं। तो इसलिए दोस्तों किसी भी प्रश्न को आप पूरा पढ़िए और उसके बाद उसका आंसर कीजिए। तो यहां आपको असंगत कथन छांटना है। अब इसमें देखो पहला ऑप्शन दे रखा है देश दर्पण। यह पुस्तक का नाम है दोस्तों देश दर्पण, और यह पुस्तक लिखी गई है शंकरदान सामोर द्वारा। तो यह कथन एकदम सत्य है। उसके बाद बात करते हैं सूरज प्रकाश की। सूरज प्रकाश एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और यह है कर्णिदान द्वारा लिखी गई है। इसके बाद बात करते हैं किरतार बावनी की। तो दोस्तों जो किरतार बावनी पुस्तक है यह दुर्सा अड्डा द्वारा लिखी गई है, न कि कवि ईश्वरदास द्वारा। तो दोस्तों किरतार बावनी के लेखक है दुर्सा अड्डा। तो यह कथन आपका गलत हो गया, जिसके कारण आपका ऑप्शन राइट होगा सी। अगला है रघुनाथ रूपक, ये लिखी गई है मंजाराम सेवक द्वारा। तो ये कथन भी सही है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले में है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म पहला पूरा स्थल दिया है। पूरा स्थल का अर्थ है जो प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है वो, और उसके संबंधित आगे जिला दिया है, और उनमें से पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हमें सुमेलित नहीं वाला छांटना है। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है सुनारी और झुंझुनू। तो देखो सुनारी जो पुरा सभ्यता है वो झुंझुनू में है, तो ये कथन भी आपका सही है। इसके बाद गिलुंड राजसमंद में है, ये भी कथन सही है। अब बात करते हैं ओजियाना की। तो दोस्तों ये ओजियाना जो सभ्यता है, ये ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में है, न कि चित्तौड़गढ़ में। ओजियाना है भीलवाड़ा में, न कि चित्तौड़गढ़ में। तो इसलिए आपका गलत कथन कौन सा हुआ? सी। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है जोधपुरा। तो जोधपुरा दोस्तों नाम से दिख रहा है जोधपुरा, पर है दोस्तों ये जयपुर में। तो जोधपुरा कहाँ है? जयपुर में। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पहले मुद्राएं दी है फिर रियासत दी है, सुमेलित नहीं है? तो इसमें नहीं वाला पूछा है दोस्तों। अब नहीं वाला पूछा है, इसमें पहला दे रखा है अक्षयशाही। अक्षयशाही जो मुद्रा है दोस्तों वो आपके जैसलमेर में है। तो अक्षयशाही मुद्रा कहाँ है? जैसलमेर में। तो ये कथन सही है। उसके बाद झाड़शाही। झाड़शाही ये बहुत प्रसिद्ध मुद्रा है और ये झाड़शाही मुद्रा है जयपुर की, तो ये जयपुर में है। उसके बाद बात करते हैं विजयशाही की। तो देखो विजयशाही जो मुद्रा है, ये विजयशाही मुद्रा यह है जोधपुर के शासक के नाम पर चलाई गई है, और ये विजयशाही मुद्रा कहाँ है? की है जोधपुर की, न कि बीकानेर की। इसलिए गलत कथन कौन सा हो गया? सी। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा सी। गजशाही है वो जोधपुर की है, गज सिंह द्वारा चलाई गई। तो गजशाही जोधपुर की है। उसके बाद अगला प्रश्न 17वां, राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे। तो देखो राम स्नेही संप्रदाय की मुख्यतः 4 शाखाएं थी, उनमें से एक शाखा रेण शाखा थी। अब रेण शाखा थी, उसका जो प्रवर्तक था वो था संत दरियाव जी। तो राम स्नेही संप्रदाय की जो रेण शाखा है उनके प्रवर्तक कौन थे? संत दरियाव जी। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखो अगला प्रश्न में पूछा है लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जितनी भी लोक कला से संबंधित संस्थाएं हैं वो मुख्यतः उदयपुर में है। तो लोक कला मंदिर कहाँ है? उदयपुर में है दोस्तों। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखो 19वां प्रश्न है आपके आभानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों ये आभानेरी जो है यहाँ चांद बावड़ी है, इसके बारे में हमने पढ़ा है, चांद बावड़ी आभानेरी दौसा। तो ये दौसा का स्थान है आभानेरी, जहां चांद बावड़ी है। और इनमें से हमें कौन सा विकल्प सही है ये पूछा है। तो देखो यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है, तो ये कथन तो है आपका सही। अब इसके अलावा पहला कथन क्या दे रखा है? यहाँ निर्मित हर्षद माता का मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनाया था।
तो यहाँ पर एक हर्षद माता का मंदिर भी है दोस्तों, और वो प्रतिहारों के जो सामंत थे, शुरू में जो गुज्जर प्रतिहार थे उनके ही सामंत थे चौहान, उनके द्वारा यहाँ आबानेरी दौसा में आपके मंदिर बनाया गया था, और वो मंदिर था हर्षद माता का मंदिर। तो यह कथन भी सही है। उसके बाद तीसरा कथन दे रखा है, यहाँ का पिपलाद माता का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो पिपलाद माता का मंदिर है वो आपके जोधपुर में है, न कि दौसा में। तो यह कथन आपका गलत है। तो आपके केवल सत्य कथन कौन से हैं, पहला और दूसरा। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद अगला, पूवले माल्या में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो दोस्तों पूवले माल्या जो ग्रंथ है वो उद्योतन सूरी द्वारा लिखित है, और इस उद्योतन सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ में, उद्योतन सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ में 18 भाषाओं का उल्लेख है। तो इसमें कितनी भाषाएं हैं? 18 भाषाएं। उसके बाद अगला, राजस्थान में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यहां बात हो रही है राजस्थान की, और राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर की बात हो रही है। तो दोस्तों राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है अवनी लेखरा, और ये अवनी लेखरा निशानेबाजी से संबंधित है। तो अवनी लेखरा इसकी ब्रांड एम्बेसडर है, और ये निशानेबाजी से संबंधित है, और इनको अभी एक अवार्ड भी मिला है जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था पहले नाम, उससे रिलेटेड जो उसका नया नाम है वो आपको इस पुरस्कार को अवनी लेखरा को दिया गया। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं, मेजर ध्यानचंद के नाम पर जो पुरस्कार है वो इसे दिया गया, अवनी लेखरा को। अब अगला देखते हैं, विवान कपूर किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों विवान कपूर जो है वो आपके राइफल शूटिंग से संबंधित है। विवान कपूर राइफल शूटिंग से संबंधित है। इसके बाद बतूल बेगम का संबंध राजस्थान की किस परंपरा से है? तो दोस्तों हमारे यहाँ मांड गायन की एक पुरानी परंपरा चल रही है, जिसमें अनेक उम्दा कलाकार हैं, उनमें से एक है बतूल बेगम। तो दोस्तों बतूल बेगम जो है वो मांड गायन से संबंधित है। तो मांड गायन इसका राइट आंसर है। बतूल बेगम का संबंध राजस्थान की मांड गायन परंपरा से है। इसके बाद अगला, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर की गई? तो दोस्तों राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट है, इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना अपने जोधपुर में की गई है। तो दोस्तों राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां की गई है? जोधपुर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन, राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया? तो राजस्थान में एक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक योजना चलाई गई है जो 19 दिसंबर 2021 को चलाई गई है। इस योजना का नाम है दोस्तों IM शक्ति उड़ान योजना। तो IM शक्ति उड़ान योजना ये जो है ये 19 दिसंबर को संचालित की गई है, और किसके द्वारा? राजस्थान के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। इसके बाद अगला देखते हैं, महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की थी? तो दोस्तों महाराणा प्रताप ने जो अपनी नई राजधानी है चावंड, उसमें 1585 में स्थापित की थी, 1585 ईस्वी में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में आया है या इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन आए हैं कि ये आप मान के चलिए कि अगर आप अगला पेपर दे रहे हो तो उसमें इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आने की जरूर संभावना है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से याद रखिए, क्योंकि ये आपके अदर एग्जाम में भी काम में आएगा। तो महाराणा प्रताप ने जो अपनी नवीन राजधानी है चावंड वो 1585 ईस्वी में स्थापित की थी। उसके बाद अगला देखते हैं 27वां। तो देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है 2021 वो राजस्थानी भाषा के लिए दोस्तों मिठेश निर्मोही को दिया गया। तो राजस्थानी भाषा का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया? मिठेश निर्मोही को, और इसको दिया गया मांगती के लिए। इसकी जो रचना थी वो मांगती थी, और मांगती रचना के लिए किसे दिया गया? मिठेश निर्मोही को। अब दोस्तों जो यहाँ करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एक हमारे जो राइटर हैं
जो मेरे मित्र भी हैं विनोद जी स्वामी, उनकी पुस्तक से ही ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर की किसी एग्जाम से रिलेटेड तैयारी करनी हो तो आप विनोद जी स्वामी की जो पुस्तक है जो नाथ पब्लिकेशन से प्रकाशित होती है उसको आप जरूर परचेज करें। अब देखो दोस्तों, ये मिठेश निर्मोही है, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है मांगती, इसके लिए इन्हें राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 28वां, विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को कहां किया गया? तो दोस्तों एक विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया है और वो स्टेडियम अपने राजस्थान में ही बना है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें एक विश्व स्तर पर एक बड़े स्टेडियम का ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बड़े स्टेडियम को हमें चलाने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों यह स्टेडियम अपना तीसरा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अपने जयपुर में बना है और यह चौंप जयपुर में बना है दोस्तों। तो यह भी आपको ध्यान में रखना कि विश्व का जो तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो चौंप जयपुर में बना है। इसके बाद अगला, जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के किस जिलों को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? तो लगातार 2 बार हमें हमारे एक ऐसे जिले को देश में स्थान प्राप्त हुआ है जिसके कारण हम गौरवान्वित होकर यह कह सकते हैं कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का बढ़िया इंप्लीमेंट किया है। तो दोस्तों वह जिला है डूंगरपुर। तो डूंगरपुर ऐसा जिला है जो देश में दूसरा स्थान रखता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, डूंगरपुर। उसके बाद अगला, जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन जयपुर में कब किया गया? तो दोस्तों ये जयपुर थिएटर फेस्ट है जो आपके जो फिल्म स्टारों हैं उनसे रिलेटेड है और ये जयपुर थिएटर फेस्ट का जो आयोजन है वो जयपुर में अप्रैल 2022 में किया गया है। तो अप्रैल 2022 में जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन वनों को अक्सर पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो किन वनों को पृथ्वी ग्रह के यानी कि पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों फेफड़ों के रूप में हम अमेजोन वर्षा वन को जानते हैं। तो किन वनों को हम पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जानते हैं? अमेजोन वर्षा वन को। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हमें इसमें गलत कथन छांटना है। पहला दे रखा है डीपीटी। तो दोस्तों ये डीपीटी एक टिक्का है जिसमें डिप्थीरिया, प्लेग और टिटनस इनके लिए टिक्का लगाया जाता है। तो ये डीपीटी एक टिक्का है, यह कथन सही है। दूसरा है डोट्स। अब ये डोट्स जो है यह क्षय रोग को मिटाने की विधि है। तो यह कथन भी सही है कि डोट्स किसके लिए काम में आता है? क्षय रोग के लिए। अब अगला है एड्रिनलिन। तो दोस्तों ये एड्रिनलिन एक हार्मोन है, तो यह कथन भी सही है। चौथा कथन दे रखा है इसमें, AB प्लस रक्त समूह सर्वदाता है। दोस्तों जो AB प्लस रक्त समूह है वह सर्वग्राही होता है न कि सर्वदाता। सर्वदाता होता है O। तो दोस्तों यह चौथा कथन गलत है, इसलिए अपना आंसर आएगा डी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है? तो दोस्तों अग्नाशयी रस में एक एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड वसा है उसको तोड़ता है और वह एंजाइम होता है लाइपेज। तो दोस्तों लाइपेज जो है वो अग्नाशयी रस में एंजाइम होता है जिसके कारण इमल्सिफाइड वसा को तोड़ा जाता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग है। तो दोस्तों जो पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वह वेग होता है जो उसको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर ले जाए। वह न्यूनतम वेग जो किसी कण को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर ले जाने के लिए आवश्यक हो वह वेग पलायन वेग कहलाता है और इस पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा डी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसके बाद अगला, मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर में एक हार्मोन होता है जिसे हम आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। यह आपातकाल में यूज आता है इसलिए इसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं और यह हार्मोन है एड्रिनलिन। तो दोस्तों एड्रिनलिन हार्मोन को हम आपातकालीन हार्मोन कहते हैं।
अगला, क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनपायी था। तो दोस्तों क्लोन सबसे पहले हमने एक जीव को किया था और वो जीव था भेड़। भेड़ का सबसे पहले क्लोन किया गया था और ये भेड़ जो क्लोन की गई थी उसका नाम था डोली। तो डोली जो भेड़ थी उसका सबसे पहले क्या किया गया था, क्लोन किया गया था। अब उसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिओक्सीकारक नहीं है। प्रतिओक्सीकारक का अर्थ है एंटीऑक्सीडेंट। तो निम्न में से कौन सा एक प्रतिओक्सीकारक नहीं है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। तो दोस्तों विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होता है, साथ में विटामिन ए भी एंटीऑक्सीडेंट होता है और सी भी होता है, ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। सेलेनियम है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है। लाइकोपिन है, लाइकोपिन आपके टमाटर में पाया जाता है और ये टमाटर में पाया जाता है और यह भी क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है दोस्तों। इसके बाद ये अगला ऑप्शन दे रखा है एस्पार्टम। तो दोस्तों एस्पार्टम है वो एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन होगा डी। अगला, रक्तचाप, रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्चिम मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों अगर रक्तचाप और उल्टी जैसी शिकायत हो रही हो तो उनको पश्चिम मस्तिष्क का एक जो भाग है वो नियंत्रित करता है और उस पश्चिम मस्तिष्क का जो भाग है उसका नाम है मेडुला ऑम्ब्लेगेटा। तो मेडुला ऑम्ब्लेगेटा जो है वो इन अनैच्छिक क्रियाओं को रोकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कौन सा जीव काला अजार बीमारी का कारण है। तो दोस्तों कौन सा जीव काला अजार बीमारी का कारण है। तो दोस्तों लिजमेनिया या लिस्मेनिया, यह इस काला अजार बीमारी का कारण है। इस जीव के कारण यह बीमारी होती है। अब अगला, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। तो दोस्तों मानव शरीर का जो सबसे कठोरतम भाग है वह है उसके दांत का इनेमल, यानी कि दांत की जो परत है वो सबसे मजबूत होती है। तभी दोस्तों ये दांत की जो परत है उसी के कारण हमें क्या मिलता है, हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, दांत की परत है, दांत की इनेमल परत है, वह मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है दोस्तों। अब इसके बाद आगे, अब अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसमें दो कथन दे रखे हैं आपको। एक कथन पहला दे रखा है, सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा है कि सांबर जो झील है वो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और इसके अलावा इसमें एक चीज और है दोस्तों, यहां जो नमक उत्पादित होता है वो भारत के कुल नमक का 8.4% उत्पादित होता है। तो सांबर में भारत के कुल नमक का कितने प्रतिशत उत्पादित होता है, नमक 8.4%। इसके बाद अगला कथन दे रखा है, सांबर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों में स्थित है। दोस्तों ये सांबर झील है वो जयपुर में है और जयपुर की जो स्थिति है आपके राजस्थान के मैप में वो यहां पर है और यहां पर ये सांबर झील है। और इसका जो देशांतर देखते हैं हम, देशांतर का अर्थ है खड़ी लाइनें, और ये खड़ी लाइनों में ये 74 डिग्री से 75 डिग्री के बीच में आता है। तो यह कथन भी सत्य है। तो कथन ए और कथन बी दोनों सत्य है। तो ए और बी, ए और आर दोनों सत्य हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में पूछा है, कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है। तो दोस्तों अभी ये हमारे जो तापीय विद्युत ग्रह है उनमें एक चेंज आया है। पहले इससे तापीय विद्युत ग्रह में छबड़ा सबसे ज्यादा बड़ा तापीय विद्युत ग्रह था, उसको अब पछाड़कर सूरतगढ़ थर्मल सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह बन गया है। तो दोस्तों सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह अब कौन है, सूरतगढ़ थर्मल तापीय विद्युत ग्रह। तो ये सबसे बड़ा है। इसमें दोस्तों 250 मेगावाट की 6 इकाइयां काम कर रही है, तो टोटल 1500 मेगावाट, और 660 की 2 इकाइयां और कार्यरत है जो 1320 मेगावाट की जो बिजली का उत्पादन कर रही है। तो टोटल इसमें 2820 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। और अभी ये 660 मेगावाट का एक इकाई जो 8वीं इकाई है वो अभी थोड़ी वर्तमान में बंद है, पर इसमें टोटल 2820 मेगावाट की क्षमता है। अब अगला क्वेश्चन,
भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों ये भाखड़ा नहर परियोजना है, यह हमारे पंजाब, ऊपर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों की संयुक्त परियोजना है। तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों की संयुक्त परियोजना है। इससे दोस्तों हनुमानगढ़ जो जिला है उसको सिंचाई सुविधा भी मिलती है। तो दोस्तों इससे हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई सुविधा भी मिलती है। और इसका जो राजस्थान में जो हिस्सा है, तो दोस्तों इसका राजस्थान में जो हिस्सा है वह 17.22% की बजाय 15.22% है। तो दोस्तों ये कथन गलत है, सी वाला, कि राजस्थान का हिस्सा 17.22 की बजाय कितना है, 15.22 है। तो ये सी कथन गलत है। इसमें डी ऑप्शन क्या दे रखा है, यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करता है। तो यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को क्या करता है, सिंचित करता है। तो आपके जो कथन राइट हैं वो हैं ए, बी और डी। तो इसमें सी ऑप्शन में दे रखा है ए, बी और डी, तो ये आपका सी ऑप्शन राइट है। इसके बाद अगला, राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों जो लाल और पीली मृदा है वो आपके जो मध्य राजस्थान है उसमें पाई जाती है। और लाल और पीली मृदा यह भीलवाड़ा और अजमेर, जो चौथे ऑप्शन में दे रखा है भीलवाड़ा और अजमेर, उनमें पाई जाती है। साथ में सवाई माधोपुर और सिरोही, इन दोनों में भी पाई जाती है। तो यह आपका ऑप्शन राइट है, डी। इसके अलावा आपको मृदाओं का जो वर्गीकरण है वो दिया गया है, उनको आप देखिए। इसमें आपको पता चलेगा कि जो मृदाओं का वर्गीकरण है वो बड़ा ही आसान वर्गीकरण है। तो इसमें जो आंसर आएगा लाल और पीली मृदा का, वो आएगा सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर। और जो दोस्तों लाल मृदा होती है वो राजस्थान में केवल दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। तो इस टाइप से आपको मृदाओं का जो वर्गीकरण है उनके आधार पर एक क्वेश्चन यहां मिल रहा है। अब आगे देखते हैं। आगे देखो, एक खनिज का प्रश्न दे रखा है, सुमेलित कीजिए। यहां खाने दे रखी हैं, यहां खनिज दे रखे हैं। तो दोस्तों इसमें पहला दे रखा है डेगाना। तो दोस्तों ये डेगाना नागौर में है और ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ए के लिए जो आंसर आएगा वो आएगा पहला। डेगाना किसके लिए प्रसिद्ध है, टंगस्टन के लिए। उसके बाद है मांडों की पाल, और ये मांडों की पाल है डूंगरपुर में। और ये डूंगरपुर वाला जो एरिया है मांडों की पाल वाला, ये प्रसिद्ध है फ्लोरस्पार के लिए, यानी कि बी में आएगा दूसरा। अब बात करते हैं झामर कोटड़ा की। तो दोस्तों जो झामर कोटड़ा है वो रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सी में आएगा तीसरा। उसके बाद है गोट मांगलोद। ये गोट मांगलोद है नागौर में, और यह प्रसिद्ध है आपके, गोट मांगलोद प्रसिद्ध है जिप्सम के लिए। तो ये डी में आएगा चौथा। तो ए में पहला, बी में दूसरा और सी में तीसरा, डी में चौथा। तो डी ऑप्शन राइट है आपका। उसके बाद अगला, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आपको यहां जलवायुओं का वर्गीकरण दिया गया है, और यह जो जलवायुओं का वर्गीकरण है ईए, डीबी, डीए, सीए, यह वर्गीकरण थॉर्नवेट द्वारा दिया गया है। और उनके द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया है, उनके द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया है उसमें यहां जो ऊपर उत्तरी राजस्थान है उसको तो लिखा गया है डीबी द्वारा, इसको लिखा गया है डीए द्वारा, इसको लिखा गया है ईए द्वारा, और इसको लिखा गया है सीए द्वारा। तो दोस्तों यहां जो मध्य राजस्थान है उसको तो लिखा गया है डीए द्वारा। तो ये भी ऑप्शन राइट है। डिब्बी है उत्तरी राजस्थान, तो डिब्बी वाला भी राइट है। सीए वाला है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, तो ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान वाला भी राइट है। अब ये ईए है वो पश्चिमी राजस्थान के लिए, और यहां हमें प्रश्न में दे रखा है पूर्वी राजस्थान के लिए। तो यह ऑप्शन गलत है, इसलिए अपना राइट आंसर होगा ए, क्योंकि हमें सुमेलित नहीं का पूछा है। तो अपना ऑप्शन होगा ए। इसके बाद आगे देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में था? तो दोस्तों जो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें जो लिंगानुपात था वो अपने लिंगानुपात था 888 का, राजस्थान का बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो 888 का था। और उनमें भी जो सबसे कम जो लिंगानुपात था वो जिला था दोस्तों झुंझुनू, और झुंझुनू में लिंगानुपात था 837। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा झुंझुनू। अब अगले के बाद, इसके बाद राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा दिया गया?
तो दोस्तों राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन जो चट्टानें थी उनका जो वर्णन दिया गया है वो AM हेरोन द्वारा दिया गया है। और यह प्रश्न भी काफी बार एग्जाम में आया हुआ है कि प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का जो वर्णन है वो किसके द्वारा दिया गया है, AM हेरोन के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, दोस्तों निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें जिले दे रखे हैं और उनके अक्षांश और देशांतर। तो दोस्तों इस टाइप का जब भी प्रश्न आए तो आप एक बार ब्रीफली राजस्थान का मैप बना लीजिए ताकि आप आसानी से सरल कर पाएं। तो इस टाइप से राजस्थान का मैप है। अब इस मैप में हमें ऊपर ही ऊपर मिलता है गंगानगर, नीचे नीचे मिलता है बांसवाड़ा, यहां साइड में मिलता है जैसलमेर, यहां मिलता है धौलपुर। अब ये तो रेखाएं होती है अक्षांश वाली, और राजस्थान का जो विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट से है। तो ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर वाला जाएगा बांसवाड़ा से, यानी कि ये 3 वाला जाएगा बांसवाड़ा से, यानी कि तीसरे में आएगा ए, यानी कि ए का होगा तीसरा। अब बात करते हैं गंगानगर की। तो ये ऊपर राजस्थान का विस्तार है 30 डिग्री 12 मिनट तक, तो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी जाएगा गंगानगर में, यानी कि डी में आएगा पहला। अब इसके बाद बात करते हैं जैसलमेर की। तो ये जो खड़ी रेखाएं होती है ये देशांतर कहलाती है, और ये देशांतर में यहाँ है 69 डिग्री 30 मिनट। तो ये 69 डिग्री जो 30 मिनट है ये पूर्व देशांतर है, और ये पूर्व देशांतर जाएगा जैसलमेर से। तो ये पूर्व देशांतर वाला सेकंड वाला जाएगा जैसलमेर से, यानी कि बी में आएगा सेकंड। अब बात करते हैं धौलपुर की। तो धौलपुर में है 78 डिग्री 17 मिनट, और ये 78 डिग्री जो 17 मिनट है वो आपके जाएगा धौलपुर से, यानी कि सी में आएगा फोर्थ। तो ये आपका आंसर है। ए में थर्ड, बी में सेकंड, तो ए में थर्ड, बी में सेकंड, सी में फोर्थ और डी में फर्स्ट। तो ऑप्शन आ जाएगा बी। तो इस टाइप से आप इन प्रश्नों को कर सकते हो। एक बार मैप में देख लीजिए और फिर आराम से इन प्रश्नों का आंसर कीजिए। अब इसके बाद आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो हमें असत्य कथन को छांटना है। इसमें पहला है यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यांत्रिक कृषि है वो गंगानगर जिले में प्रचलित है, वहां यांत्रिक कृषि होती है। उसके बाद अगला आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। तो जो आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान है उनमें सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों जो आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान है वहां सोयाबीन की खेती की जा सकती है, क्योंकि उसके लिए आर्द्र भूमि की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यह कथन भी आपका राइट है। अब अगला माही कंचन राजस्थान में चावल की उच्च उत्पादकता देने वाली फसल है। तो दोस्तों जो माही कंचन जो फसल है वो मक्के की है, न कि चावल की। तो यह कथन आपका गलत है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये माही कंचन जो है वो आपके मक्के की फसल है। इसके बाद अगला सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना रूस की सहायता से की गई है। तो यह कथन भी आपका सत्य है। अब इसके बाद आपके स्टार्ट हो जाते हैं तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन अपने जो हैं जीके के रिलेटेड थे। अब अगले वीडियो में हम जो रीजनिंग और जो मैथ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके जितने कंप्यूटर अनुदेशकों के जो अभ्यर्थी है जिन्होंने पेपर दिया है उनको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।